India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नववार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के पदों पर प्रमोशन में कोटा को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ न्यायिक सेवा में आपसी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समान पैन इंडिया दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है। कोर्ट इस मुद्दे की जांच कर रही है कि क्या जिला जज के पदों पर प्रमोशन के लिए कोटा होना चाहिए जो सेवा में प्रवेश स्तर पर शामिल हुए थे। ये प्रवेश स्तर के पदों पर शामिल होने वाले अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने वाले कैरियर ठहराव की समस्या का समाधान करने के लिए है। पीठ के समक्ष एक अन्य सुझाव यह है कि सेवा में कार्यरत अधिकारियों को उनके अनुभव के अनुसार वेटेज दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जजों की नियुक्ति में प्रमोटी और सीधी भर्ती के बीच संतुलन बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह दोनों श्रेणियों की तुलना करने के बजाय न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए आदर्श समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट में प्रमोटेड जजों के लिए कोटा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। प्रमोटी जजों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज देने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं वर्तमान रोस्टर प्रणाली को जारी रखने का तर्क दिया गया है। कोर्ट का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना और न्यायपालिका में योग्यता और अनुभव का संतुलन बनाना है। अब अमाइक्स क्यूरी की सिफारिशें पर नजर डालते हैं। ये सिफारिशें हैं प्रमोटी और सीधी भर्ती जजों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई की जिसमें ये सवाल उठाया गया कि क्या बैंकों को अपने खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत या बंद करने से पहले खाता धारकों को व्यक्तिगत सुनवाई देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। मामले की पृष्ठभूमि ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि खाता धारकों को उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई का अधिकार है। SBI का तर्क है कि व्यक्तिगत सुनवाई हर मामले में जरूरी नहीं है, खासकर जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अब आइए SBI की दलील पर नजर डालते हैं। SBI के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राजेश अग्रवाल के फैसले को इस तरह से नहीं समझा जाना चाहिए कि हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में सुनवाई से खाता धारकों को फायदा हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। वहीं खाता धारक के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजेश अग्रवाल मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि खाता धारकों को उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केवल लिखित जवाब मांगना पर्याप्त नहीं है क्योंकि धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने RBI को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है और दोनों पक्षों से लिखित सबमिशन दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वह 18 नवंबर 2025 को इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राजस्थान धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 की कई धाराओं को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम में सामूहिक धर्मांतरण के लिए 20 साल से लेकर
आजीवन कारावास तक की सजा और जबरन धर्मांतरण के लिए 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसके दुरुपयोग की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राजस्थान धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 की कई धाराओं को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम में सामूहिक धर्मांतरण के लिए 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जबरन धर्मांतरण के लिए 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसके दुरुपयोग की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को झूठा हलफनामा दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का गलत उल्लेख किया था। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पुलिस की गलती को खारिज करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। एक आरोपी की जमानती याचिका का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से 4 मामलों में आरोपी शामिल ही नहीं था। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 25 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को झूठा हलफनामा दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का गलत उल्लेख किया था। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पुलिस की गलती को खारिज करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। एक आरोपी की जमानती याचिका का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से 4 मामलों में आरोपी शामिल ही नहीं था। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 25 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सड़क परिवहन नेटवर्क में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की है। कोर्ट ने कहा कि देश ने यात्रा को क्रांतिकारी बनाने के लिए ईमानदार और गंभीर प्रयास किए हैं और बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ी छलांग लगाई है। आइए कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत ने सड़क परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब एक जटिल नेटवर्क है जो दूर दराज के गांवों को शहरों और कस्बों से जोड़ता है। कोर्ट ने कहा कि एक्सप्रेसवे और हाईवे भारत के परिवहन परिदृश्य को बदल रहे हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की एक विशेषता तकनीकी एकीकरण है, जिसमें दक्षता और सुरक्षा में सुधार हुआ है। अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने से टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिला है और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रगति के बावजूद यात्रियों और कंप्यूटर्स के हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें निजी परिवहन ऑपरेटरों और राज्य परिवहन निगमों के बीच विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के महालेखाकार कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रणाली को लागू करने से पहले कर्मचारियों से परामर्श न करने के कारण इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। विभाग ने 2013 में कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की।
कर्मचारियों ने इस फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या कैट में चुनौती दी, लेकिन कैट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने हालांकि इस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर कोई आपत्ति नहीं है तो इस विषय पर अब कोई विवाद नहीं रहता। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार कर ली और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे महालेखाकार के कार्यालय द्वारा बनाया गया या लागू किया गया हो, इसलिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत को किसी भी विभागीय नियम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर्मचारियों ने भी बायोमेट्रिक प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि यह उनके हित में है। कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत पर कोई आपत्ति नहीं है तो हमारे विचार में इस विषय में अब कोई विवाद शेष नहीं रहता और विभाग इस प्रणाली को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की बेंच को भेजने के केंद्र सरकार के आवेदन पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह एक तरकीब लगती है जिससे बेंच से बचा जा सके। मद्रास बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का आवेदन एक तरकीब लगती है जिससे बेंच से बचा जा सके। कोर्ट ने कहा कि 25 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला करेगा। वकीलों की दलीलें पर नजर डालते हैं। वकील अरविंद दातार ने कहा कि ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों में योग्यता सूची का पालन नहीं किया जाता है। एजी ने कहा कि ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए अलग अलग मापदंड होने चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी बस ऑपरेटरों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच इंटर स्टेट रूट्स पर परमिट नहीं दिए जा सकते हैं अगर उस रूट का कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पक्ष में अधिसूचित रूट से ओवरलैप करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी ऑपरेटरों को इंटर स्टेट रूट्स पर स्टेट कैरेज परमिट नहीं दिए जा सकते हैं अगर इस रूट का कोई हिस्सा स्टेट ट्रांसपोर्ट उपक्रमों के लिए आरक्षित अधिसूचित इंट्रा स्टेट रूट से ओवरलैप करता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक इंटर स्टेट समझौता हुआ था जिसमें निजी बस ऑपरेटरों को कुछ रूट्स पर चलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि जब एमपी के निजी बस ऑपरेटरों ने यूपी के स्टेट ट्रांसपोर्ट के रूट से ओवरलैप करने वाले रूट्स पर चलने की कोशिश की तो यूपी के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि निजी ऑपरेटर इंटर स्टेट रूट्स पर नहीं चल सकते हैं अगर उस रूट का कोई हिस्सा स्टेट ट्रांसपोर्ट के रूट से ओवरलैप करता है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया है कि वे आपसी सहमति से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बैठक करें। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि राज्यों को आंशिक छूट देने पर विचार करना चाहिए जिससे निजी बस ऑपरेटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के रूट से ओवरलैप करने वाले रूट्स पर चल सकें। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति की पहली पत्नी आपत्ति करती है तो उसकी दूसरी शादी का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी का पंजीकरण एक कानूनी आवश्यकता है और इसमें प्रक्रिया की निष्पक्षता का पालन आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के पंजीकरण से पहले पहली पत्नी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अगर पहली पत्नी दूसरी शादी के पंजीकरण पर आपत्ति करती है तो पंजीयक को पक्षों को सक्षम सिविल कोर्ट में जाने के लिए कहना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि लिंग समानता हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी ने अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए याचिका दायर की थी। व्यक्ति ने पहले से ही शादीशुदा होने की बात
स्वीकार की थी और दावा किया कि उसने अपनी पहली पत्नी की सहमति से दूसरी शादी की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाया है। मुफ्ती ने अपनी याचिका पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के विचाराधीन कैदियों को संघ राज्य क्षेत्र से बाहर जेलों में रखने की प्रथा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने पूछा कि महबूबा मुफ्ती इस मामले में कैसे पीड़ित है और PIL के नियमों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और इसके लिए लोकस स्टैंडे की आवश्यकता होगी। मुफ्ती ने अपनी याचिका में कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे उनके लिए कानूनी परामर्श और मुकदमे में भाग लेना मुश्किल हो गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की जमीन में दफन शवों को निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने बिना उचित प्रक्रिया के लाइसेंस दिया था। जस्टिस एन माला ने कहा कि अधिकारियों ने जल्दबाजी में काम किया और मनमाने तरीके से शक्ति का प्रयोग किया। स्टेलर डेवलपर नामक कंपनी ने याचिका दायर की थी कि चर्च ने बिना अनुमति के दफन स्थल बना दिया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना जांच के लाइसेंस दे दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने बिना सोचे समझे लाइसेंस दिया और यह मनमाना है। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट को शवों को निकालना होगा। अगर वे नहीं निकालते हैं तो अधिकारी निकालेंगे और ट्रस्ट को इसकी कीमत चुकानी होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रस्ट शवों को नहीं निकालता है तो अधिकारी से निकालेंगे और ट्रस्ट को इसकी कीमत चुकानी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रस्ट नए सिरे से आवेदन दे सकता है, जैसे अधिकारी नियमों के अनुसार विचार करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.